नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 से पार्ट 2 जिसका नाम है दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ को याद किया है, अपने बचपन के दिनों को याद किया है कि उनकी दादी माँ उनके लिए क्या क्या करती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कमज़ोर ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पहले पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने समय में काफ़ी जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है, पर वो कैसे कमजोरी मतलब जरा सी कठिनाई पड़ते ही उनका मन सदा नहीं मतलब हमेशा नहीं पर कभी कभी कैसा हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है, वो घबराने लग जाते हैं। तो जो उनके शुभचिंतक मित्र हैं, जो उनके अच्छे मित्र हैं, वो उनके मुंह पर उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनको आने वाले समय की सूचना देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। पर पीठ पीछे उनका जरा सी बातों यानी कि छोटी छोटी बातों से घबराने वाला यानी प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थितियों से घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा वो कभी कभी उन बातों को सोचते हैं कि ठीक है, जाने दो, क्या होता है। पर बरबस यानी कि अचानक उनकी आंखों के सामने शरद की शीत यानी कि सर्दियों में जब सूरज की ठंडी ठंडी किरणें होती हैं, ज़्यादा गर्मी चुभने वाली गर्मी नहीं होती है, तो सर्दियों के दिन में जो सूरज की किरणें हैं वो उनको कैसे लगती हैं, स्वच्छ यानी साफ, शीतल यानी ठंडी, और किसी की धुंधली छाया उनके सामने नाचने लगती है। तो जो सामने जो नाचने लगती है किसी की छाया, वो किसकी छाया है, उनकी दादी माँ की। आगे वो बोलते हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिढ़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब क्वार के दिन आ गए हैं, क्वार के दिन यानी कि जब बरसात के दिन के बाद, बरसात के जो दिन होते हैं उनके बाद, यानी आश्विन का महीना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीने होते हैं उसमें क्वार का महीने को आश्विन महीना भी कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है, क्योंकि अब बरसात के दिन जा चुके हैं तो जगह जगह क्या हो गया है, गड्ढों में पानी भर गया है और वो हिलोरे ले रहा है यानी इधर से उधर हिल रहा है। दूर के सिवान से बहकर यानी कि जब दूर दूर से क्या हो गया है, जो घासें हैं वो क्या हो गई हैं, सड़कों पर आ गई हैं और उनमें गड्ढों में जाके उनकी जो जड़ें हैं वो क्या हो गई हैं, सड़ गई हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी मतलब सूरज की बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और पानी भर गया है तालाबों में, तो जो घासें हैं वो क्या हो गई हैं, सड़ गई हैं और वो एक बहुत ही गंदी गंध छोड़ रही हैं। रास्तों में क्या हो गया है, कीचड़ जो है वो सूख गया है। गांव के लड़के किनारों
पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी कि जो गांव के लड़के हैं वो जगह जगह जो तालाबों में क्या हो गया है, पानी भर गया है, जलाशयों में पानी भर गया है, उसमें क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो वो बता रहे हैं लेखक कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम में कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे वो बोलते हैं कि आषाढ़ के दिनों में अगर आम जामुन ना मिले तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आषाढ़ के दिन यानी कि गर्मियों के दिन, जून जुलाई के महीनों में अगर आम जामुन जब आते हैं, अगर वो ना मिले तो कोई दुख की बात नहीं है। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले तो कोई दुख की बात नहीं है। ऐसी चैत के दिनों में अगर लाई के बने गुड़ के लड्डू ना मिले तो कोई भी अफसोस नहीं है। जो गुड़ की पट्टी जो मिलती है वो ना मिले तो कोई अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो क्या बोल रहे हैं, ये सब ना मिले, यदि आम ना मिले, है ना, आषाढ़ के दिनों में तो कोई बात नहीं है, चैत के दिनों में अगर गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई अफसोस की बात नहीं है। पर यदि आश्विन यानी क्वार के दिनों में उन गंधपूर्ण यानी कि झाग भरे जलाशयों में अगर कूदना ना मिले तो बहुत बुरा मालूम होता है। यानी कि उनको क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो वो लेखक क्या बता रहे हैं कि मेरे भीतर हुड़क हो रहा था, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं एक दो बार उस जलाशय में कूद सकूं। मैंने एक दो बार ही तो कूदा था, वो बोल रहे हैं मैंने एक दो बार ही कूदा था, पर नहा धोकर मुझे क्या आ गया, बुखार आ गया। और पहले तो मुझे ये हल्की हल्की बीमारी बहुत अच्छी लगती थी, थोड़ा थोड़ा जर, थोड़ा थोड़ा साधारण दर्द होना मुझे अच्छा लगता था, दिन भर नींबू पानी पीना। मगर इस बार तो जो बुखार चढ़ा, यानी ज्वर यानी बुखार चढ़ा, तो वो उतरा ही नहीं। और उतरा तो कब उतरा, रात के 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनने, सफ़ेद बालों के सिरों पर साग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं कि मैं तो चादर में लपेटे सोया था। दादी माँ आई और शायद नहाकर आई थी, और नहाकर बिल्कुल पतली दुबली सी सफ़ेद किनारी वाली धोती पहनी हुई थी। सफ़ेद बालों के सिरों पर, उनके जो बाल थे वो कैसे हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं। जल की शीतलता यानी उनके बालों से क्या टपक रहा है, पानी की बूंदें टपक रही हैं, क्योंकि वो नहाकर आई थी। आते ही उन्होंने क्या किया, उनका पेट छुआ, सिर छुआ और अपने आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी कि अपने जो आंचल में वो क्या लेकर आई थी, एक, पहले के लोग क्या सोचते थे, पहले के लोग जैसे बीमार होते थे तो वो सबसे पहले ऐसा उनका मानना था कि भभूति लगा दो भगवान की, है ना, इस तरीके से वो इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते थे। तो ऐसी उनकी दादी माँ ने भी क्या किया, मुंह में उनके मिट्टी डाली और माथे पर भी लगा दी। दिन रात उनके पास, उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और
पंखा झलती रहती, यानी कि उनको हवा करती रहती। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी कभी कभी उनके जो ज्वर इतना तेज था, यानी बुखार इतना तेज होता था कि वो अपने कपड़े से क्या करती, उनको सहलाती। या कभी दालचीनी का लेप बनाती और उनको लगाती। और 20 बार छू छू कर, यानी लाखों बार छू छू कर, कईयों बार छू छू कर उनके ज्वर का अनुमान लगाती। और हाड़ी में पानी आया कि नहीं, मतलब इतने प्रश्न होते उनके कि वो क्या हो जाती, पूछ पूछ के घर वालों को परेशान कर देती कि खिचड़ी में मूंग की दाल है तो नहीं, एकदम मिल गई है ना पूरी अच्छी तरीके से, है ना, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। मतलब कई इतने क्वेश्चन उनके होते, इतने प्रश्न होते कि घर वाले उनके प्रश्नों से परेशान हो जाते। तो आगे हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का, कल हम इसको पूरा करेंगे।